नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश को आखिर चलाता कौन है? पर्दे के पीछे कई बड़े पद हैं, कई लोग हैं जो मिलकर हमारे देश की दिशा तय करते हैं। तो चलिए आज इसी पूरे सिस्टम को, भारत की शासन व्यवस्था की रीढ़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही है सबसे बड़ा सवाल, देश को असल में कौन चलाता है? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक इंसान के पास नहीं है। ये जवाब छिपा है सरकार के अलग अलग हिस्सों में और उन पदों पर बैठे लोगों की भूमिकाओं में। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्र के प्रमुखों से, मतलब हेड्स ऑफ द नेशन। अब ये वो पद हैं जो सीधे सीधे सरकार नहीं चलाते, बल्कि एक तरह से पूरे भारत के प्रतीक हैं, सिंबल हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। उनका राष्ट्रपति बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि वो पहली आदिवासी महिला हैं जो भारत के इस सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। और ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पद नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली संवैधानिक भूमिका भी है। वो हमारी तीनों सेनाओं यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर होती हैं। राष्ट्रपति के बाद आते हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अच्छा, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में वो उनका काम तो संभालते ही हैं, लेकिन उनकी एक और बहुत ही जरूरी लेजिस्लेटिव रोल यानी विधायी भूमिका भी है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर की। अब ये क्या है? इसे आप सरकार का इंजन समझ सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो सारे कानूनों को लागू करता है और देश के रोजमर्रा के कामकाज को चलाता है। और इस इंजन को कौन चलाता है? भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, यहां एक फर्क समझना जरूरी है। जहां राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट हैं, वही प्रधानमंत्री होते हैं सरकार के प्रमुख, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देश को रोज चलाने की सीधी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। अब देखिए, हर सरकार को कानूनी मामलों के लिए एक वकील तो चाहिए, है ना? तो भारत सरकार के जो सबसे बड़े वकील हैं वो हैं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी। जब भी सरकार को कोई कानूनी सलाह चाहिए होती है या कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना होता है तो यही करते हैं। और उनकी मदद के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अच्छा, सरकार तो कानून लागू करती है, पर सवाल ये है कि ये कानून आखिर बनते कहाँ हैं? तो इसके लिए हमें चलना होगा लोकतंत्र के दूसरे पिलर की तरफ, हमारी विधायिका यानी हमारी पार्लियामेंट, जिसके 2 सदन हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत की संसद के 2 सदन हैं, 2 हाउस है। एक है राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरा है लोकसभा, द लोअर हाउस, जहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें सीधे जनता चुनकर भेजती है। पर इन दोनों सदनों की कार्यवाही चलाता कौन है? कौन संभालता है सब कुछ? तो ये रही दोनों सदनों की लीडरशिप। आपको याद है, हमने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक और भूमिका की बात की थी, वो यही है। वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही को संभालते हैं स्पीकर ओम बिड़ला। और एक बहुत जरूरी बात, दोनों ही सदनों में सरकार के साथ साथ विपक्ष के भी नेता होते हैं, जो सरकार के काम पर नजर रखते हैं और एक हेल्दी डिबेट का माहौल बनाए रखते हैं। तो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव यानी सरकार और संसद की बात कर ली। अब चलते हैं लोकतंत्र के तीसरे और शायद सबसे अहम पिलर की तरफ, हमारी न्यायपालिका, द जुडिशरी। इसका काम है कानूनों का सही मतलब समझाना और यह पक्का करना कि सबको न्याय मिले। सोचिए, अगर डेमोक्रेसी एक क्रिकेट मैच है तो एक एम्पायर भी तो होना चाहिए, है ना? भारत में ये अंपायर वाली भूमिका निभाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर है। ये अपील की आखिरी अदालत है और इसका सबसे बड़ा काम ये देखना है कि देश में सब कुछ संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चले। और इस पूरी न्यायिक व्यवस्था के जो हेड हैं वो हैं भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई। वो पूरी इंडियन जुडिशरी के प्रमुख हैं और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करते हैं। तो सरकार के इन 3 मेन पिलर्स के अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, मतलब स्वतंत्र संस्थाएं, जो हमारे लोकतंत्र के वॉचडॉग्स यानी प्रहरी का काम करती हैं। इनका काम है फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना और ये देखना कि पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। और इन वॉचडॉग्स में शायद सबसे जरूरी है हमारा इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। भाई, लोकतंत्र का तो आधार ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और यही कराने की जिम्मेदारी इस कमीशन की है। इसे हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम में दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। इसके अलावा भी कुछ बहुत ही जरूरी बॉडीज हैं जो देश चलाने में मदद करती हैं, जैसे नीति आयोग, जो सरकार के लिए एक थिंक टैंक है,
मतलब भविष्य की नीतियां और योजनाएं बनाता है। फिर है यूपीएससी, जो हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को चुनता है। फाइनेंस कमीशन ये तय करता है कि केंद्र और राज्यों में टैक्स का पैसा कैसे बटेगा। और लॉ कमीशन पुराने कानूनों में सुधार के लिए सुझाव देता है। और फिर कुछ ऐसे कमीशंस भी हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। चाहे वो ह्यूमन राइट्स हों, महिलाओं के अधिकार हों, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनॉरिटीज़ के हितों की बात हो। ये कमीशंस ये पक्का करते हैं कि हमारे लोकतंत्र में किसी की भी आवाज़ दबे नहीं। तो इन सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? सबसे बड़ा टेक अवे वो ये है कि ये सारे पद, ये सारी संस्थाएं अकेले अकेले काम नहीं करती। ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। मतलब कोई भी एक हिस्सा इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि वो सिस्टम पर हावी हो जाए। यही इस पूरे डिजाइन का मकसद है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है कि इन सभी बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों के काम का, उनकी पॉलिसीज का एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या और कैसे असर पड़ता है। जब हम ये सोचते हैं तब हमें समझ आता है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर असल में हमारे लिए क्यों मायने रखता है।